ऐसे कोई कहने वाली बात नहीं। यस, नमस्कार मित्रों, लाइव एक बार स्टूडेंट जुड़ जाए, उनकी आवाज मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, एक बार कमेंट कर ले में। ठीक है, प्रत्यय का टॉपिक चल रहा था और ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अब मुझे बताइए कहाँ हम इसको संस्कृत प्रत्यय, और आज मुझे लगता है प्रत्यय के टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे और उसके बाद अगला जब भी आपका टेस्ट होगा वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कंबाइंड होगा। ये मैंने पढ़ा है, इसमें कुछ कहां तक चले था हम? एक मिनट। इल में जैसे पंकिल, तुंदिल, दुमिल, जटिल, फेनिल। फेनिल का मतलब समझे? जाग वाला। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सोनू सर मिले थे, आप लोगों को कोई वाल्मीकि के बारे में बताया था, तो क्या पूछा था सर ने, कैसे लिखते हैं आपसे पूछा, तो आप लोगों ने मेरी लाज रखी कि नहीं रखी? और ऐसे ही बताया, ऐसे ही बताया। और फिर सर ने क्या कहा? सही है। तो इसका मतलब देख लीजिए, हालांकि उन सर ने भी बड़ी पढ़ाई करके, कंपटीशन की तैयारी करके और वो इस पोस्ट पे आए हैं। तो अभी मेरे को मिले आप क्लास के बाद तुरंत, बोले सर वो वाल्मीकि लिखा तो सही लिखा क्या? मैंने कहा हाँ सही लिखा, की छोटी आती है, मैंने भी की छोटी लिखी, वो यूं कह रहे थे। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि सर को भी अच्छा लगा, चलो ठीक है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को ये शब्द याद हुआ। और इसके बारे में बकायदा कहानी सुनाई थी, याद है आपको, डाकू रत्नाकर की। तो इस शब्द को तो कभी भूलना ही नहीं है, परीक्षा में आता है और मैंने कहा इस शब्द शुद्धि में विशेष आता है, कंपटीशन में आता है। चलिए अगला क्या आ रहा है? ये लिखो है क्या? नहीं, चलिए लिख लीजिए। दश में क लगेगा क्या बनेगा? दशक। सप्त में क लगेगा क्या बनेगा? सप्तक। ठीक है, सप्त में क लगेगा सप्तक। और शत में क लगेगा तो शतक। बाल में क लगेगा तो क्या बनेगा? बालक। इस तरीके से ये बनेगा, सप्तक, दशक। नेक्स्ट अगला बोलो। मैं, मनः प्लस मय से क्या बनेगा? मनोमय। मनोमय। तेजा प्लस मय से क्या बनेगा? तेजोमय। तेजोमय। इसी प्रकार विष्णु में रमा हुआ विष्णुमय। विष्णुमय। इस तरीके से शब्द बनेगा। विष्णु प्लस मय से क्या बनेगा? विष्णुमय। नेक्स्ट अगला कौन सा हमारा? ल। ओके, चलिए ल पर बात कर लेते हैं। ये हटा दूं ऐसे? जैसे देखो, शीत में ल लगेगा क्या बनेगा? शीतल। इसी प्रकार से देखिए, मांस में ल लगेगा मांसल। इसका मतलब है मांसल शरीर, जिसमें मांस ज्यादा हो उसको कहेंगे मांसल शरीर वाला। ठीक है, इसी प्रकार वत्स में ल लगेगा क्या बनेगा? वत्सल। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनेंगे, वत्सल, शीतल, मांसल। और भी वो कोई उदाहरण है मैं देख लेता हूं इसमें। ल वाले में श्याम में ल लगेगा तो क्या बनेगा? श्यामल। 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 इसी प्रकार ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंजू में ल लगेगा क्या बनेगा? मंजुल। मंजुल। देखिए, मंजू का अर्थ होता है सुंदर और मंजुल का अर्थ है सुंदरता लिए हुए। तो क्या बोलते हैं, अपने अलंकार में भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। कवि लोग प्रयोग करते हैं कि यह है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। तो मंजुल यानी सुंदरता लिए हुए। अगला प्रत्यय कौन सा हमारा? तम। अब आप थोड़ी देर रुक जाइए, इस प्रत्यय के को लेकर के कुछ बात करनी है मुझे। ये परीक्षा में जरूर आता है, और कहां आता है और किस तरीके से आता है। ये तम प्रत्यय है और ये तर प्रत्यय है, दोनों में अंतर समझिए। तम प्रत्यय जब लगता है, जैसे देखिए एक अधिकतम, क्या लिखा मैंने? अधिकतम। और तर लगाओगे तो क्या बनेगा? अधिकतर। तम का अर्थ है सबसे। तम का मतलब क्या होता है? सबसे। तो कई बार न्यूज रीडर जो होता है वो आपने सुना होगा, आज का अधिकतम तापमान, आज का न्यूनतम तापमान।
अधिकतम का अर्थ है सबसे अधिक, अब उससे अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम का मतलब है सबसे कम, तो तम यानी कम का प्रयोग इस रूप में करते हैं। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं संस्कृत में होती है, ध्यान रखना। एक होती है मूलावस्था, इसका मतलब होता है विशेषण मूल अवस्था में ही रहता है। ठीक है, जैसे देखिए ये विशेषण है, श्रेष्ठ शब्द विशेषण है। जैसे यह बालक श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, ये बात नहीं कही जा रही है। यह बालक श्रेष्ठ है, अच्छा है, लेकिन उस बालक की किसी से तुलना की जाए, किसी दूसरे बालक से, तब हम तर का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन सोहन से श्रेष्ठतर है, जब हम तुलना करते हैं दो के बीच में, तब हम तर का प्रयोग करते हैं। और सब में से किसी एक को अच्छा बताया जाए, एक को बड़ा बताया जाए, तब हम तम का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो कहा बालक श्रेष्ठ है, इसका मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं की है, लेकिन मोहन की तुलना सोहन से की, इसका मतलब कंपैरिजन आ गया। और जब कंपैरिजन आता है, तुलना की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं तर, उसको हमने नाम दिया तरावस्था। तरावस्था का मतलब होता है जिसमें तर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन सोहन से श्रेष्ठ तर है, लेकिन मोहन पूरी कक्षा में ही श्रेष्ठ है, तब हम प्रयोग करेंगे श्रेष्ठतम। क्या करेंगे? अब इसका मतलब यह है कि उससे अब कोई श्रेष्ठ नहीं है, मोहन श्रेष्ठतम बालक है, ये श्रेष्ठतम गुरुजी है, इसका मतलब अब उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहां जितने भी गुरुजी हुए, जितने भी बालक हुए, जब हम किसी एक की बात कर लेते हैं, तब हम उसका किसका प्रयोग करते हैं? तम का। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उच्चतम न्यायालय। एक होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान का हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट से भी ऊपर और होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, और उसी का दूसरा नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। बात समझ में आ गई? तो तम का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब सबसे ही प्रयोग करेंगे। अगर मैं ये कहूं सुंदरतम, अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? सबसे सुंदर। बात समझ में आ गई? तो अब इसके तम के उदाहरण लिखो। श्रेष्ठतम, सुंदरतम, अधिकतम, न्यूनतम। न्यूनतम, सरलतम, मैं बड़े सरलतम तरीके से तुमको ये हिंदी पढ़ाऊंगा। नवीनतम, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। ओके, लिख लिया? चलिए अगला प्रत्यय क्या है? शाली। ठीक है, देखिए जो बल से भरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? बलशाली। जो प्रतिभा से भरा हुआ है, प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, बलशाली, प्रतिभाशाली, गौरवशाली। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली। लिखिए गौरवशाली। भाग्यशाली, इसका मतलब ये नहीं है भाग्यशाली, हाँ, ये भाग्यशाली बालक है ना? हाँ, कहीं पता वो बात को यूं समझ ले। चलिए अगला बोलिए, आस्पद। देखो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि मैंने संधि पढ़ाई तब भी बताया। आस्पद का मीनिंग है देने वाला। आस्पद का मीनिंग क्या होता है? देने वाला। अगर कोई घटना हमें प्रेरणा देती है तो हम उसको कहते हैं प्रेरणास्पद। प्रेरणास्पद, याद रखना। अगर कोई घृणा उत्पन्न होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? घृणास्पद। जैसे कहीं सड़क से जा रहे हो और कोई भैंस मरी हुई है, तब आप क्या करोगे? उससे नफरत ही करोगे, उसके पास में थोड़ी जाके बैठोगे, वाओ वेरी नाइस भैंस मरी हुई, ऐसे कहोगे क्या? फिर तो घृणास्पद। इसी प्रकार से जो हमें हास्य प्रदान करे, हास्यास्पद। जो करुणा प्रदान करे, करुणास्पद। करुणास्पद, हास्यास्पद, करुणास्पद। क्लियर है? चलिए आस्पद की बात हो गई। अगला क्या है? कर। देखो कर का अर्थ क्या है? करने वाला। कर का अर्थ होता है किरण।
मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कर अनेकार्थक शब्द है और अनेकार्थक के टॉपिक में इसको वापस पढ़ाऊंगा जब अनेकार्थक पढ़ाऊंगा। कर यानी किरणें, जो दिन में किरणें फैलाता है उसे क्या कहते हैं? दिनकर। इसी प्रकार प्रभाकर, निशाकर, जो रात्रि में किरणें फैलाता हो, निशाकर। कर यानी किरणें, निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। जो रुचि देता हो, रुचिकर, रुचिकर जो रुचि देता है हमारे लिए। हितकर, हित करने वाला, हितकर। इसी प्रकार अगला प्रत्यय आ जाओ, कौन है? चर। चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करने वाला। चर का मीनिंग क्या होता है? विचरण करता है। चलिए, जो रात्रि यानी निशा में विचरण करता है, निशाचर, राक्षसों को कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार रजनी में चलने वाला, रजनीचर, रजनीचर। ठीक है। और एक बात बताइए, जो जल में चलता हो, जलचर। जो नभ में चलता हो, नभचर। जो थल में चलता हो, थलचर। जो खे का मतलब आकाश, जो आकाश में चलता हो, खेचर। ये ध्यान रखना, पक्षियों को कहा जाता है खेचर, किसे खच्चर नहीं, खेचर। ठीक है। और पीछे पीछे घूमने वाला, अनुचर। जो गुप्त बात का पता लगाता है, गुप्तचर। ठीक है। इस तरीके से बनेगा। लिख लिया? चलिए, अगला कौन है? ग। ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, और ये मैं पढ़ा चुका हूं। ग यानी गमन करने वाला। ठीक है। देखो, ख यानी आकाश, जो आकाश में गमन करता है उसे क्या कहते हैं? खग। खग कहते हैं पक्षी को। ठीक है। इसी प्रकार नग, न यानी नहीं, ग यानी गमन, जो गमन ही नहीं करता हो। पर्वत कहीं जाता है क्या? वहीं रहता है, नग कहा जाता है। जो बड़ी कठिनाई से जहां पहुंचना जाता है उसे क्या कहेंगे? दुर्ग। उसे क्या कहेंगे? दुर्ग। ध्यान रखना, उसे दुर्ग कहेंगे। खग, नग, दुर्ग। और जो छाती के बल रेंग के चलता है उसे कहते हैं उरग। उर यानी छाती, ग यानी गमन। जो छाती के बल गमन करता है, रेप्टाइल श्रेणी का होता है सांप। उरग किसे कहा जाता है? सांप को। जब मैंने संधि पढ़ाई तब मैंने उर्गारी शब्द पढ़ाया था, है ना? सांप का शत्रु नेवला, याद आ रहा है? वो सारे आएंगे। अगला प्रत्यय क्या है? ज। ज यानी जन्म लेने वाला। जो जल से जन्म लेता है क्या कहलाएगा? जलज। और जो पंख यानी कीचड़ से जन्म लेता है, पंकज। जो नीर पानी से जन्म लेता है, नीरज। जो आगे आगे जन्म लेता है, अग्रज। और पीछे पीछे जन्म लेने वाला, अनुज। ठीक है। जो पहुंच गए इस धरती से ऊपर, पूर्वज। ठीक है। मन में जन्म लेने वाला, मनोज। पय यानी पानी से जन्म लेने वाला, पयोज। पय प्लस ज, इन सब में ज प्रत्यय है, ध्यान रखना। ठीक है। और पिंड से जन्म लेने वाला, पिंडज, पिंडज। और स्वेद से जन्म लेने वाला, स्वेदज, स्वेदज। स्वेद कहते हैं पसीना, और पसीने से जन्म लेता कौन है? जुएं, लीके, ये सब स्वेदज की श्रेणी में आते हैं। और अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। जा। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। जा का मीनिंग क्या होता है? जन्म लेने वाली। जो आगे आगे जन्म लेती है उसे कहते हैं अग्रजा, अर्थात हमारी बड़ी बहन। ठीक है, अग्रजा। ठीक है। और गिरी यानी पर्वत से जन्म लेने वाली, गिरिजा, पार्वती। शैल से जन्म लेने वाली, शैलजा। सिंधु यानी समुद्र, समुद्र से जन्म लेने वाली, सिंधुजा यानी लक्ष्मी। सिंधुजा लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ तो सिंधुजा कहा जाता है उसे। ठीक है। इसी प्रकार भूमि से जन्म लेने वाली, भूमिजा। और भूमिजा कौन है? सीता मैया। अर्क से जन्म लेने वाली, अर्कजा। अर्कजा कहते हैं यमुना को, क्योंकि सूर्य की पुत्री है। अर्क यानी सूर्य, जा यानी जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री कौन है? अर्कजा। चलिए, द यानी क्या होता है? देने वाला। जल को देने वाला कौन है? जलद यानी बादल। नीर को देने वाला, नीरद। ठीक है। जो हमें सुख देता है, सुखद। जो हमें दुख देता है, दुखद। ये ध्यान रखना, दुखद, दुखद। मान को देने वाला, मानद।
ये मानद, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या लिखा है? पुर। देखो पुर का मतलब होता है नगर। पुर का मतलब क्या होता है? नगर। जैसे हम बात करें, जय सिंह ने जो नगर बसाया जयपुर, उदय सिंह ने जो नगर बसाया उदयपुर। कॉमन बात है, बहुत कॉमन है। जब भी पुर आए वो अंत में पुर आपका प्रत्यय निकलेगा, तो लिख दो उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, गोरखपुर, 2-3 नाम लिख दो, बाकी के लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुर नगर को कहते हैं। उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, गोरखपुर। हाँ धौलपुर, अपना अपना अगर कहीं, हाँ धौलपुर। नेक्स्ट प्रत्यय बोलो। अरे अगला प्रत्यय इनी। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेंगे। ये संस्कृत का प्रत्यय है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये स्त्रीलिंग शब्द में भी प्रयुक्त होता है, याद रखना। जैसे सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, और कमल का स्त्रीलिंग बनेगा सरोजिनी। ये बनेगा, ये शब्द शुद्धि में भी आएगा, ध्यान रखना। तो सरोजिनी, सरोजिनी नहीं लिखना, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, सरोजिनी आएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये है कमल, और कमल में इनी प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? कमलिनी, कमिनी नहीं, हाँ कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, और कुमुद का स्त्रीलिंग कुमुदिनी, कुमुदिनी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कमलनी नहीं करना है, सरोजनी नहीं करना है, कुमुदनी नहीं करना है, कुमुदिनी करना है, सरोजिनी करना है, कमलिनी करना है, ये ध्यान रखना। अगला विदेशी, क्या रह गया? हाँ धर, लिख लो, धर का लिख लीजिए। देखो गिरी को धारण करने वाला गिरिधर, मही को धारण करने वाला महीधर, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर, भूधर भूमिधर। चले आगे, ओके यस। अब थोड़ा रुक जाइए। विदेशी उपसर्ग प्रत्यय जो है वो कौन से हमारे? अरबी और फारसी, ये याद रखना। इसके बाद पूरे प्रत्यय का एक विहंगम दृश्य हमारे आपके सामने वापस लाऊंगा। फिर उसके बाद सीधा आपका प्रत्यय का एक टेस्ट होगा, ठीक है, जो फाइनल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ से ऑफिशियली टेस्ट होता है, उसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। और इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले। और ये हमारा लास्ट और अंतिम टॉपिक बचा है यहाँ, विदेशी प्रत्यय। फिर हमारा प्रत्यय का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंदा, ये प्रत्यय जब भी लगता है तो विदेशी शब्दों के पीछे ज्यादा लगता है। जैसे देखिए आपने सुना होगा, हम उदयपुर के बाशिंदे, हम भारत के बाशिंदे। बाशिंदे का मतलब होता है नागरिक, रहने वाला, तो वास करने वाला। तो इसका एक शब्द होता है बाशिंदा। क्या होता है? बाशिंदा, बाशिंदा, ठीक है। चुनिंदा, चुने हुए लोगों को, ये निमंत्रण चुनिंदा लोगों को मिला हुआ, चुनिंदा, समझ में आ गया? चुनिंदा, ठीक है, बाशिंदा। और आपने कभी ये भी सुना होगा, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, और शर्म से क्या बनेगा? शर्मिंदा। शर्म से क्या बनेगा? शर्मिंदा। तो बाशिंदा, चुनिंदा, परिंदा, शर्मिंदा, इस तरीके से। अब देखिए कार प्रत्यय, इसमें आपको सावधानी रखनी है। कार प्रत्यय संस्कृत में भी होता है और कार प्रत्यय विदेशी में भी होता है, अरबी फारसी में। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? संस्कृत के शब्दों में साथ जब भी कार लगेगा वो संस्कृत का माना जाता है। जैसे चित्रकार, चित्र संस्कृत का शब्द है, संगीत संस्कृत का शब्द है, तो संगीतकार, गीतकार, शिल्पकार, मूर्तिकार। लेकिन अगर ये कार दूसरे शब्दों के साथ आए, जैसे सलाहकार, तो सलाह शब्द हिंदी का नहीं है, वो विदेशी है, तो यहां आ जाएगा सलाहकार, सलाह देने वाला। काश्तकार, खेती करने वाला, काश्त खेती को कहते हैं, काश्तकार, पेशकार, पेशकश करने वाला, इस तरीके से। तो ये कार है, ये ध्यान रखना, ऐसा शब्द बनेगा। ये है विदेशी शब्द। अगला देखो क्या लिखा है? घर। क्या लिखा है? घर। लिखो जादूगर, बाजीगर।
सितमगर, सितमगर। अब वो परीक्षा में आ गया कि इसमें घर प्रत्यय नहीं है। सितमगर, बाजीगर, जादूगर या अजगर। अजगर में नहीं है। जादूगर में तो जादू मूल शब्द हुआ। अच्छा, जादू दिखाने वाला क्या कहलाता है? जादूगर। सितम ढहाने वाला क्या कहलाता है? सितमगर। ठीक है, तो अजगर में नहीं है, अजगर मूल शब्द। चलिए आओ, अगला कौन है? गार। क्या लिखा है? गार। जैसे देखिए, याद करने का लम्हा, यादगार। क्या आएगा? यादगार, यादगार। और बोलिए, शब्द बताओ। बेरोजगार, वेरी गुड। और बोलिए। मददगार, शाबाश। मदद करने वाला, मददगार। चलिए नेक्स्ट, अगला बोलिए। ची में पढ़ा चुका हूं। तोप चलाने वाला, तोपची। नकल करने वाला, नकलची। खजाने का मालिक, खजांची। बावर का मालिक, बावर्ची। ये पढ़ा चुका हूं मैं। ओके, अगला क्या है? नाक। देखो, दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक हादसा था वो, दर्दनाक मंजर था वो। ठीक है ना? दर्दनाक। खौफ से भरा हुआ, खौफनाक मंजर था वो, है ना? खौफ से भरा हुआ, दर्दनाक, खौफनाक। और बताइए। खतरनाक, खतरे से भरा हुआ, खतरनाक। शाबाश। नेक्स्ट बोलिए। मंद, अक्ल वाला, अक्लमंद। सेहतमंद, शौहरतमंद। ये बहुत इजी है, अरबी फारसी वाले, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगला क्या लिखा है? दार। शाबाश। ईमानदार, तहसीलदार, वफादार, थानेदार, सूबेदार। नेक्स्ट बोलो। देखो, पोश का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। जो नकाब पहन के घूमता उसे क्या कहते हैं? नकाब पोश। नकाब पोश, नकाब पोश कहते हैं उसे, ये ध्यान रखना। और जो सफेद कपड़ा पहनता है उसे क्या कहेंगे? सफेद पोश। इस तरीके से पोश यानी कपड़े होते हैं, ध्यान रखना। वस्त्र होता है पोश, सफेद। अगला क्या लिखा है? साज। और एक क्या आ रहा है? बाज। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या है। जैसे देखिए, जो घड़ी को ठीक करता है उसे कहते हैं घड़ी साज। लिखिए, घड़ी साज, घड़ी को ठीक करने वाला, घड़ी साज। जाल साज, ऐसे शब्द बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घड़ी साज, जाल साज। इसी प्रकार अगला देखो क्या आ रहा है? बाज। जैसे धोखा देने वाला, धोखेबाज। चालबाजी करने वाला, चालबाज। मुक्का मारने वाला, मुक्केबाज। इस तरीके से दगा करने वाला, हाँ, दगाबाज। तेरे नैना, दगाबाज। नेक्स्ट बोलो। आबाद। देखो, आबाद का मतलब है आबादी से, और जिसने बसाया है। जैसे अहमद ने जिसको बसाया, अहमदाबाद। इसी तरह इलाहाबाद, कुछ ने काम के नहीं, आएंगे नहीं। अहमदाबाद, इलाहाबाद। अगला बोलो। गा। गा यानी स्थान होता है, शिकार करने का स्थान, शिकारगाह, बंदरगाह, दरगाह, ईदगाह, ईदगाह। क्लियर है? चलो अगला क्या आ रहा है? दान। अब इस दान में देखो, इधर देखो, ये है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक कार और एक ये दान, दोनों में अंतर क्या, पहले वो समझ लो। ये दान संस्कृत में भी आएगा। जैसे देखिए, कन्यादान, ये किस भाषा से है? संस्कृत से। दान इन द सेंस देने का भाव, संस्कृत में कन्या का दान, कन्या का दान कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो दान है यहां देने के संदर्भ में नहीं, दान यानी पात्र स्थान। जैसे देखिए, पिक दान,
इस शब्द को कभी पढ़ा नहीं होगा आपने। पिकदान कभी देखना, ये नवाबों के शौक हुआ करते थे, पान खाते थे और पान खाने के बाद वो जिसमें थूकते थे वो प्याला, वो पात्र, वो पिकदान कहलाता था। वो क्या कहलाता था? पिकदान। बात समझ में आई ना? तो अरबी फारसी शब्दों में दान लगेगा वो विदेशी शब्द ही माना जाएगा। जैसे खानदान, तो खानदान में खान शब्द संस्कृत का नहीं है, तो अब ये विदेशी ही माना जाएगा। दान प्रत्यय खानदान, ठीक है, लेकिन कन्यादान नहीं माना जाएगा। कन्यादान तो किसका है? संस्कृत का, लेकिन दान प्रत्यय उसमें भी है। कोई अगर गहराई से पूछे कि कन्यादान, खानदान, पिकदान और कोई पायदान, रोशनदान ऐसे शब्द आ गए तो बताइए अन्य तीन से भिन्न कौन है? तो कन्यादान राइट करना। देखो पायदान, रोशनदान ये सारे विदेशी भाषा से बने हुए। हाँ, खानदान आ सकता है, खानदान विदेशी शब्द है। नेक्स्ट बोलिए। स्थान, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। गुरुजी कभी भिंडर आए हो? यस बिल्कुल आए हो। हाँ, हिंदुस्तान में स्थान नहीं आएगा। हिंदुस्तान अगर परीक्षा में पूछे तो आपको खाली यही लिखना है, स्थान प्रत्यय, ये ध्यान रखना, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या आ रहा है? ये कहाँ आ रहा है बताओ? हाँ, हिंदू मूल शब्द है तो स्थान प्रत्यय। लेकिन कजाकिस्तान, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान वहां आता है तो वहां ये आएगा। क्लियर हो गया? ओके, ये आपके सारे, और कोई बचे? चलिए, ये आपके संस्कृत के सारे प्रत्यय हो गए, अरबी फारसी प्रत्यय हो गए, ठीक है। एक बात, पूरे प्रत्यय को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिसमें यह प्रत्यय, संतानवाचक और क्या बोलते हैं अपने प्रत्यय को मैंने 5 भागों में जो पढ़ाया वो, और तद्धित प्रत्यय में को 7 भागों में जो पढ़ाया। अब मैं इसका सीधा क्या लूंगा? टेस्ट लूंगा। ओके, तो आपको 5 मिनट दे रहा हूं, पूरा इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कंप्लीट। पहले सारे शब्द लिख लेने ऊपर से नीचे आपको, ठीक है। ये कुछ शब्द है प्रत्यय टेस्ट, सारे शब्द लिख लीजिए।
कुलीन, ठकुराइन, नंदोई, गुस्सेल, तबलची, इसमें आपको मूल शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको यह देखना है प्रत्यय क्या है। बात समझ में आ गई ना? प्रत्यय निकालना है। अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ, 2 स्लाइड में। पवन जी क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं? सर जी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई तो दो। गुंडागर्दी में कौन सा प्रत्यय है? गुंडागर्दी में गुंडा मूल शब्द है, गर्दी भी मूल शब्द है। गर्दी गर्द से बना हुआ और गर्द में ई प्रत्यय लगने से बनता है गर्दी। ठीक है, तो इसमें ई प्रत्यय लगेगा बस। और अगर पूरा शब्द पूछे तो गर्दी शब्द लिखा जाएगा। हाँ, जैसे मनोमय, मय जैसे शब्द है ना, उस तरीके से बनेगा। जैसे सर्द में ई लगा तो सर्दी बनता है, तो गर्द में ई लगने से गर्दी बनता है। लेकिन गुंडागर्दी में क्या बनेगा? तो गुंडागर्दी में गर्दी प्रत्यय की भूमिका में, ये याद रखना। जैसे सलाहकार, तो कार प्रत्यय की भूमिका में होता है। पहले शब्द लिख लीजिए सारे। नेक्स्ट ले लूं? कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समास, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रत्यय को हम यही समाप्त करने वाले हैं इस टेस्ट के आंसर के बाद, विश्लेषण के बाद। और फिर अगली जो आपका टेस्ट होगा उसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलो आगे, चलिए। करिए इनको सॉल्व अच्छी तरीके से। आज बुक कौन लेके आया? खरीद लिया? कहाँ गई? छुट्टी पे? हाँ, क्या बात, वेरी गुड।
रक्तदान में प्रत्यय है पवन जी, दान प्रत्यय है, तो संस्कृत का शब्द है रक्तदान, ठीक है ना, रक्त का दान, इसलिए दान प्रत्यय होगा। लिख लिया सभी ने? करिए, इनको सॉल्व करिए। करें सॉल्व? करो सॉल्व, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए फटाफट। वो खिंचवा नहीं है बेटा, वाह, इसको आप थोड़ा सा खिंचाव कर लेना। ये जो शब्द है ना, ये वाला, इसमें क्या है, ये टाइपिंग एरर है, ये वाले में, इसमें आप खिंचाव लिख देना अपनी कॉपी में, खिंचाव। और अब आपको इसमें मैं पढ़ लेता हूं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ये वाला, इसमें आपको सफेदी लिखना है, ठीक है, इसमें आपको सफेदी लिखना है।
बाकी ठीक है। करें सॉल्व? ओके, चलिए देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। अब लिखना बंद करो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो मैंने पेपर बनाया है इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसी में से इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले। देखो क्या शब्द आया, कुलीन। तो देखिए कुलीन में मूल शब्द क्या है, पहले हमें उस पर फोकस करना। मूल शब्द है कुल, कुल में इन लगता है तो क्या बनेगा, कुलीन। अब मात्रा कौन सी आ रही है इसमें, बड़ी, इसलिए इसमें प्रत्यय निकलेगा इन। कौन सा प्रत्यय निकलेगा, इन प्रत्यय। कुलीन, कुलीन कहते हैं उच्च वर्ग को, धनिक वर्ग को कहते हैं कुलीन, श्रेष्ठ कुल वाले को, यानी संभ्रांत कुल वाले को कुलीन। किस किसने लिखा है, ये इन, सही है, शाबाश। देखो यहाँ इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको आपको लिखना है ठकुराइन। अपनी कॉपी में इसे करेक्ट करना है ठकुराइन, ये कठुराइन कर दिया है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, इसे आपको सही करना है और यहाँ लिखना है ठकुराइन। वैसे पता पड़ गया होगा आपको, कठुराइन कोई शब्द नहीं है, ठकुराइन है। तो इसमें मूल शब्द क्या है, ठाकुर। मूल शब्द क्या है, ठाकुर। और ठाकुर में आइन प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, आइन। आइन, किस किसने निकाला आइन प्रत्यय, शाबाश, सही है। अगला देखिए क्या है, ननदोई। ननद मूल शब्द है ननद, और ननद का जो पति होता है उसे हम क्या कहते हैं, ननदोई। जैसे बहन से क्या बनता है, बहनोई, तो ननद से क्या बनेगा, नंदोई। तो ये ओई प्रत्यय आएगा। क्या प्रत्यय आएगा, ओई, क्योंकि ननद मूल शब्द है। ओके, गुस्सेल, इसमें एल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, एल, एक मात्रा ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। गुस्स मूल शब्द है, क्योंकि गुस्स में आ लगेगा तो क्या बनेगा, गुस्सा। तो इसका मतलब इसमें एल प्रत्यय लगा। तबलची में क्या निकलेगा, ची, इसमें ची प्रत्यय निकलेगा। तबला बजाने वाला तबलची, नकल करने वाला नकलची। ओके, और खिंचाव में क्या प्रत्यय है, आव। कौन सा आएगा, आव। और मिलाप में आ जाएगा आप, मिलाप, मिलना, आप प्रत्यय। अगला देखो खंडित, इसमें क्या आएगा, इत, और ई कैसी आएगी, छोटी। अगला देखो गरिष्ठ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इससे, गरिष्ठ। देखो ये एक वाक्यांश में आता है और ये इसका हिंदी अर्थ जानना बहुत जरूरी है। गरिष्ठ उसे कहते हैं जो भोजन बड़ी कठिनाई से पचता हो। जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ये बड़ी आसानी से पच जाता है। खिचड़ी खाओगे घंटे 2 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है, दलिया खाओगे तो भूख लगने है। लेकिन लड्डू बाटी चूरमा खा लो, जब तक पानी नहीं पियोगे तब तक वो भोजन पचेगा नहीं। ऐसा भोजन जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से पचता है उसे गरिष्ठ कहा जाता है, उसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं। गरिष्ठ यानी कठिनाई से होने वाला। तो इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है गुरु, बड़ा होना, और इधर प्रत्यय क्या लगेगा, इष्ट, गरिष्ठ, ये ध्यान रखना। गुरु, गरिष्ठ में गुरु मूल शब्द है। और निरद में क्या आएगा, द, निरद में क्या आएगा, द। और अग्रिम में प्रत्यय क्या निकलेगा, इम। और विशेला में एला, एला, विशेला। और सरोजीनी में इनी प्रत्यय, क्या निकलेगा, इनी, सरोज मूल शब्द है। और मोरनी में नी प्रत्यय, यहां ई मत कर देना, जैसे नट में ई लगाया, नटनी, याद आ रहा है। और मोर में नी लगाओगे, मोरनी। ये देखो जानबूझ करके नी वाले दिए, कहीं इधर इनी, इधर आपने मोरनी में कहीं ईग लगा दिया होगा तो मोरन शब्द नहीं होता, मोरनी होता। मार्दव इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें मूल शब्द है मृदु, मृदु यानी मीठा। और प्रत्यय क्या लगेगा, और री बदलेगा आर में। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा है इसको, मृदु में अ लगने से। और ये जो ऊ है
वो किस में बदलेगा? व में। भृगु से क्या बना? भार्गव, तो वैसे तो इसमें अ प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? मिठास में आस, मीठा मूल शब्द है, और मंडली में मंडल मूल शब्द है, प्रत्यय क्या लगेगा? ई। गौरव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें गुरु मूल शब्द है और प्रत्यय क्या लगेगा? अ, गौरव। और पार्थ में मूल शब्द है पृथा और प्रत्यय लगेगा अ, संतानवाचक है। और दोहित्र में दुहिता मूल शब्द है, ठीक है ना, और अप्रत्यय। दुहित्र मूल शब्द है दुहित्र और उ बदलेगा औ में। और तिहरा में हरा प्रत्यय है, ती मूल शब्द है, ती यानी तीन। हाँ, चले आगे। अगला देखो, राजनीतिज्ञ, क्या आएगा? क्यों? क्योंकि नीति की बात जानने वाला नीतिज्ञ, नीतिज्ञ, राजनीति की बात जानने वाला नीतिज्ञ। छलावा में आवा, क्या आएगा? आवा। सफेदी में ई प्रत्यय, सफेद मूल शब्द है। मलिन में ईन प्रत्यय। सड़ियल में ईयल, ईयल, जैसे दड़ियल दाढ़ी वाला, सड़ियल सड़ा हुआ। लुटेरा में एरा, और एक ही मात्रा लगानी नहीं ऊपर। बुढ़ापा में आपा, बुढ़ापा में क्या आएगा? आपा। और पांडव में अप्रत्यय आएगा और मूल शब्द क्या है? पांडु, याद आ रहा है। और खिलाड़ी में आड़ी, क्या आ जाएगा? आड़ी। और नीरज में ज, अकेला ज। परिंदा में इंदा, और मेजबान में बान। घसेरा में एरा, रुकावट में आवट, और आपेक्षिक में इक प्रत्यय, और मूल शब्द है अपेक्षा, और ये बनेगा इक प्रत्यय। मारुति में ई प्रत्यय, क्यों? क्योंकि मरुत में ई लगेगा तो मारुति। श्यामल में ल। सौष्ठव इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें मूल शब्द पूछेंगे कम्बग, और लिखना सुष्टु, और प्रत्यय लगेगा अ। अब इधर इसको देखो, उ बदलेगा औ में, ये उ बदलेगा व में, सुष्टु में अलग में। जैन, तो इसमें भी अप्रत्यय है जीन में। यांत्रिकी में इकी प्रत्यय है, इकी। और बाजारू में, बाजार मूल शब्द है, उ प्रत्यय, ये ध्यान रखना। लुटिया में या प्रत्यय है। कौरव इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें अप्रत्यय है, कुरु मूल शब्द है। परुषय में पुरुष मूल शब्द है, ए प्रत्यय है। आत्रेय में अत्रि मूल शब्द है, अत्रि, अत्रि ऋषि है, और ये ए प्रत्यय लग जाएगा, आत्रेय बन जाएगा। कौमुदी में कुमुद मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। और चुनौती में औती, बपौती, औती प्रत्यय, बपौती, चुनौती, इस तरीके से। क्लियर? ये आपके हो गए सारे प्रत्यय। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।